Namaskar dear learners, welcome to the MOOC course of Pharmacology 3 subject code BP5602T. I am Dr. Sardindu Kumar Mishra, Associate Professor in the Department of Pharmacology at Ramesh Institute of Vocational and Technical Education, Greater Noida. Dear learners, in last lecture we covered about the general principles of the chemotherapy and the choices and the side effects associated with the antimicrobial therapy. Now, we are going to explore the first antimicrobial agent, the first discovered antimicrobial agent, that is the sulfonamides. Okay? So, start with the sulfonamides. So, sulfonamides, these are the antimicrobial agents which are firstly discovered and found effective against the pyogenic infection. Pyogenic infection is a word which indicates about the फीवर. ठीक है, द इन्फेक्शन विच कॉजेज द फीवर. ठीक है, थर्मो रेगुलेशन का इम्बैलेंस हो जाता है जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन होता है. जनरली इट इज कॉज्ड बाय द स्ट्रेप्टोमाइसिस पायोजेनिस. ठीक है, सो द स्ट्रेप्टोमाइसिस पायोजेनिस के अगेंस्ट में सबसे इफेक्टिव जो उस टाइम पर ट्रीटमेंट था दैट इज द सल्फोनामाइड्स. ठीक है, नाउ it is a derivative of sulfanilamide which contains the sulfonoamino ring. ठीक है, SO2NH2. ठीक है, it is structurally resembles with the para-aminobenzoic acid. अब what is the meaning of para-aminobenzoic acid? So here you can see this is the structure of para-aminobenzoic acid which is found in the bacteria, which is required for the metabolism in bacteria. ठीक है, और this is the structure of सल्फानिलामाइड. अब अगर आप देखो तो बस एक ये सल्फोन ग्रुप का मुझे डिफरेंस दिखाई दे रहा है, बाकी सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो सिमिलर हैं. ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसका स्ट्रक्चरल रिजेम्बलेंस बहुत ज़्यादा है एंड दिस इज द रीज़न व्हाई सल्फोनामाइड्स हैव अ वेरी गुड एक्टिविटी इन द bacteria, specifically those who can use the para-aminobenzoic acid as a metabolic pathway. ठीक है, नाउ अब अगर हम बात करें तो सल्फोनामाइड्स कुछ और भी ड्रग्स हैं जो स्ट्रक्चरली सिमिलर हैं, जैसे थायाजाइड्स जो डायरेटिक है, एस्टाजोलामाइड, डैप्सोन, सल्फोनाइड यूरिया जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक है. फिजिकली दे आर अवेलेबल एज ए वाइट पाउडर, दे आर माइल्ड एसिडिक एंड फॉर्म वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स विद द बेसिस. ठीक है, नाउ व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ सल्फोनामाइड्स. सो जनरली मैंने आपको बताया था एक साहब थे डोमेक, डॉक्टर डोमेक जो थे वो रिसर्च कर रहे थे अपने लैब में और रिसर्च करते वक्त उन्होंने देखा कि एक पर्टिकुलर कोई डाई थी जो डाई बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को रोक दे रही थी. ठीक है, वो यूज़ तो कर रहे थे उसको स्टेनिंग के लिए. ठीक है, बट उन्होंने चेक किया बाद में तो देखा कि दिस इज ऑल्सो इनहिबिटिंग द स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन इन माइस. ठीक है, तो उस टाइम पर उस डाई का नाम था सल्फोनोअमीडो क्राइसिडिन. ठीक है, और इसको जनरली कॉमन लैंग्वेज में बोलते थे प्रोंटोसिल रेड. ठीक है, इस डाई का नाम था प्रोंटोसिल रेड. तो प्रोंटोसिल रेड जो था इट इज द फर्स्ट डाई विच इज वेरी इफेक्टिवली एनिमल मॉडल्स में चेक किया. ठीक है, एनिमल मॉडल्स में चेक किया कि इट इज इफेक्टिव टू ट्रीट द स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन इन द माइस. ठीक है, ये 1932 की बात है. अब मैं बात कर रहा हूँ 1937 में प्रोस्टोनिल जो था वो बाद में जब उसकी स्टडी और डिटेल्ड हुई तो उन्होंने क्या देखा कि प्रोस्टोनिल जो था दैट इज ब्रेक डाउन इनटू द सल्फानिलामाइड एंड सल्फानिलामाइड इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी. तो यहाँ पर जो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी आ रही थी वो किसकी वजह से आ रही थी? सल्फानिलामाइड की. यानी कि प्रोस्टिल डाई में जो ये वाला ग्रुप था दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? फॉर द एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी. ठीक है, नाउ अब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो जनरली सल्फोनामाइड्स को हम क्लासीफाई करते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन. ठीक है, तो अगर अब देखें तो द फर्स्ट वन इज द शॉर्ट एक्टिंग जिसमें कि हम 4 to 8 आवर्स मानते हैं उनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन. ठीक है, इस क्लास में जो ड्रग आते हैं दे आर सल्फिसॉक्साजोल, सल्फामेथिमाजोल. ठीक है, इंटरमीडिएट एक्टिंग सेकेंड क्लास है जो कि 8 से 12 घंटे तक 8 to 12 आवर्स दे हैव द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एंड इन दिस क्लास सल्फामेथॉक्साजोल आर द एग्जांपल, सल्फाडायाजिन इज द एग्जांपल. थर्ड क्लास इज द लॉन्ग एक्टिंग. ठीक है, अब ये सबसे ज़्यादा देर तक काम करने वाले हैं, दे एक्ट अप टू द 7 days. ठीक है, 7 दिन तक इनकी एक्टिविटी जो है वो देखी गई है. एग्जाम्पल सल्फाडॉक्सिन, सल्फामेथॉक्सीपायराजिन. अब कुछ ऐसे भी एजेंट्स हैं
जिनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन से मतलब नहीं है, लेकिन उनको क्लासिफिकेशन में रखा गया बिकॉज दे हैव अ वेरी गुड पोटेंशियल इन पर्टिकुलर इन्फेक्शंस। जैसे अगर हम बात करें तो टॉपिकल प्रिपरेशन के लिए एक मॉलिक्यूल आता है सल्फर सल्फाडायाजिन। सल्फर सल्फाडायाजिन जो है इट इज़ अ वेरी गुड एजेंट विच इज़ यूज्ड इन द बर्न केसेस। बर्न केसेस में ये एक बहुत कॉमनली यूज होने वाला मेडिसिन है। इसके अलावा सल्फासेटामाइड आता है जो कि बच्चों में आई के इन्फेक्शन के लिए यूज़ होता है, आंखों में डालने के लिए, ठीक है, आई इन्फेक्शन में, स्पेशली कंजक्टिवाइटिस में, ठीक है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी सल्फोनामाइड का एक इंपॉर्टेंट रोल है। इट इज़ अ यू कैन से टाइप ऑफ आईबीडी, ठीक है ना, ये क्या है, एक इंटेस्टाइनल बाउल डिसऑर्डर है, ठीक है, बट इसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। एग्जांपल है सल्फासेलाजीन, ठीक है। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द सल्फोनामाइड्स। नाउ अब हम बात करें तो जनरली बाय क्लासिफिकेशन दे आर बैक्टीरियोस्टैटिक, ठीक है, बाय एक्टिविटी दे आर बैक्टीरियोस्टैटिक। लेकिन अगर इनका डोज आपने बढ़ा दिया या फिर ये यूरिन में किसी माइक्रोबियल इन्फेक्शन को रोकने जा रहे हैं तो वहाँ पर ये बैक्टीरियासाइडल की तरह काम करते हैं, ठीक है। अब बैक्टीरियोस्टैटिक हैं ये ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट में, बट व्हेन यू कैन से मैटर कम्स टू ट्रीटमेंट ऑफ यूरिनरी इन्फेक्शंस, यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स, तो यहाँ पर ये बैक्टीरियासाइडल की तरह काम करते हैं, बहुत इफेक्टिवली बैक्टीरिया को मार देते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से बैक्टीरियाज हैं, कौन कौन से माइक्रोब्स हैं जो कि इनसे ससेप्टिबल हैं, जो कि इनसे डरते हैं, तो यहाँ पर स्ट्रेप्टोमाइसिस पायोजेनिस, एच इन्फ्लुएंजा, एच डुकेरी, क्लाइमेडोबैक्टर ग्रैनुलोमेटोसिस, विब्रियो कॉलरी, क्लैमीडिया, some strains of Staphylococcus aureus, Gonococcus, Meningococcus, Pneumococcus, E. coli and the Shigella, ठीक है। ये तो हो गए आपके मतलब जो बहुत ज़्यादा डरने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ क्लामिडा और प्रोटोजोआज भी में भी सल्फोनामाइड्स का यूज़ किया जाता है और वहाँ पर उनकी एक्टिविटी देखी जाती है। तो उसमें स्पेशली ट्रैकोमैटिस जो कॉज करता है उनके उस क्लैमिडा के अंदर लिम्फोग्रैनुलोमा वेनरम, इसके अलावा कंजक्टिवाइटिस जो मैंने आपको बताया जैसे सल्फासेटामाइड सोडियम, ठीक है, एक्टिनोमाइसिस एंड सम नोकार्डिया, ठीक है। ये भी माइक्रोब्स हैं जो कि जिनके अगेंस्ट में एंटी सल्फोनामाइड की एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी देखी गई है। इसके अलावा मलेरियल इन्फेक्शन में भी चलाते हैं हम, सल्फाडॉक्सिन के साथ पायरामिथामिन लगा देते हैं, तो इट इज़ वेरी इफेक्टिव टू ट्रीट द मलेरियल इन्फेक्शन। टॉक्सोप्लाज्मोसिस में भी सल्फोनामाइड्स जो हैं दे हैव अ वेरी गुड रोल, सल्फाडायाजिन के साथ पैरामिथामाइन लगाते हैं एंड इट इज़ वेरी इफेक्टिव टू ट्रीट द टॉक्सोप्लाज्मोसिस। नाउ लेट्स मूव टू द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सल्फोनामाइड। तो मैकेनिज्म समझने से पहले ये जरूरी है कि हम बैक्टीरिया की कहानी समझ लें कि बैक्टीरिया के अंदर चल क्या रहा था। तो जनरली बैक्टीरिया के अंदर एक कंपाउंड होता है जो उसके सेल में से निकलता है जिसको हम कहते हैं टेरिडीन, ठीक है, और साथ में एक निकलता है पाबा जिसको हम कहते हैं पैरामिनो बेंजोइक एसिड। अब ये जो टेरिडीन और पाबा है ये नॉर्मल रिएक्शन में बता रहा हूँ, ये टेरिडीन और पाबा जो हैं ये दोनों जुड़ जाते हैं, बॉन्डिंग करते हैं और अलॉन्ग विथ ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, दे फॉर्म द फॉलिक एसिड, ठीक है। ये क्या बनाते हैं, फॉलिक एसिड बनाते हैं, यानी कि इन्होंने क्या बना दिया, फॉलिक एसिड। और फॉलिक एसिड इज वेरी रिक्वायर्ड फॉर द डीएनए सिंथेसिस, द बेस पेयर सिंथेसिस, ठीक है ना। तो बेसिस को बनाने के लिए, जेनेटिक बेसिस को बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। अब सल्फोनामाइड की कहानी क्या होगी, टेरिडीन आएगा, पैरामिनो बेंजोइक एसिड के साथ सल्फोनामाइड का स्ट्रक्चर रिजेंबलेंस है, तो सल्फोनामाइड उसको हटा देगा कंसंट्रेशन वाइज, ठीक है, कंपेटिटिव एंटागोनिज्म की बात कर रहा हूं मैं, और यहां पर आकर बाइंड कर जाएगा कौन, सल्फोनामाइड। अब एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसको हम कहेंगे टेरिडीन एंड सल्फोनामाइड कॉम्प्लेक्स, एंड दिस सल्फोनामाइड कॉम्प्लेक्स विल लीड टू द इनहिबिशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ फॉलिक एसिड, क्योंकि जब जैसे ही सल्फोनामाइड ग्लूटामिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, ग्लूटामिक एसिड कहेगा अरे भाई तुम तो गलत आदमी हो, तुम्हारे साथ तो फॉलिक एसिड बन ही नहीं सकता, और उसकी सिंथेसिस क्या होगी, रुक जाएगी, ठीक है। तो दिस इज द एक्शन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। इसको अभी हम फ्लो डायग्राम से भी समझ लेंगे कि कैसे ये काम कर रहा है। तो अभी जो बात मैंने आपको इमेज से समझाई उसको एक फ्लो डायग्राम में आपको याद रहेगा। पैरामिनो बेंजोइक एसिड कंबाइंड विद द टेरिडीन, in the presence of pteridine synthetase it forms the dihydroteroic acid,
डाईहाइड्रोटेरोइक एसिड जो है वो डाईहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज के प्रेजेंस में बनाता है डाईहाइड्रोफोलिक एसिड, और डाईहाइड्रोफोलिक एसिड टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम DHFRase, ठीक है, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, ठीक है। एंड दिस टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायमिडिन, प्यूरिन, मिथियोनिन, ठीक है। अब हमारा ड्रग कहाँ काम कर रहा है, तो आप देखो सल्फोनामाइड जो है जनरली इट इनहिबिट्स द टेरिडिन सिंथेटेज, और कुछ किताबों में कुछ जगहों पर आपको मैं लिख देता हूं डाईहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज भी कहते हैं इसको, ठीक है। यहां पर कुछ जगहों पर ये भी, तो यानी सल्फोनामाइड कभी कभी इसको भी इनहिबिट कर देता है और इसको भी इनहिबिट करता है, ठीक है। और ट्राइमिथोप्रिम एक मॉलिक्यूल है जो कि इनहिबिट करता है रिडक्टेज को, ठीक है। एंड दिस इज द रीजन आगे चलकर हम दूसरा जो सॉल्ट है कोट्रामेक्साजोल उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सल्फामेथॉक्साजोल एंड द व्हाट द ट्राइमिथोप्रिम, ठीक है। अब रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो जनरली कौन कौन से स्ट्रेन्स हैं जो रेजिस्टेंस हैं, तो यहाँ पर स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो है वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, न्यूमोकोकस रेजिस्टेंस है, गोनोकोकस रेजिस्टेंस है, मेनिंजोकोकस है, स्ट्रेप्टोपायोजेंस, ई कोलाई एंड साइजेला। और ये सारे के सारे स्ट्रेन्स जो हैं वो रेजिस्टेंस क्यों डेवलप कर रहे हैं, बिकॉज मैंने आपको पहले बताया इर्रेशनल थेरेपी की वजह से, इर्रेशनल प्रिस्क्रिप्शन की वजह से। अब क्या मैकेनिज्म है, जनरली बात करते हैं कि किस वजह से रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, तो हो क्या रहा था कि टेरिडीन के साथ पाबा को रिप्लेस करके कौन आ रहा था, सल्फोनामाइड, और वो बाइंड कर जा रहे थे, ठीक है। अब बैक्टीरिया ने कहा अच्छा रुको मैं बताता हूँ, और उसने क्या किया, उसने पाबा बनाना शुरू कर दिया। अब ज़्यादा पाबा बनेगा तो सल्फोनामाइड रिप्लेस हो जाएगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से, और यहाँ पर टेरिडीन फिर बाइंड करेगा पाबा के साथ, और पाबा के साथ बाइंड करके वो फिर से टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बनाना शुरू कर देगा। तो एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि हमने जो फोलेट सिंथेटेज पाथवे था, ठीक है ना, जो डाईहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज था, उसके लिए सल्फोनामाइड की एफिनिटी को कम कर दिया, यानी कि अब सल्फोनामाइड आएगा बट हमारा जो रिसेप्टर है सिंथेटेज एंजाइम का, उसने अपने आप को थोड़ा सा डिस्टॉर्ट कर दिया, वो उसको पकड़ ही नहीं पाएगा, ठीक है। इसके अलावा अब कई बार बैक्टीरिया को लगा कि भाई अब दोनों तरीके से हमारा काम नहीं बन रहा है, तो वो तीसरा तरीका अपनाएगा। वो क्या करेगा, वो एक तीसरा पाथवे ले लेगा, ठीक है, यानी कि कोई अल्टरनेटिव। जैसे कई बार क्या होता है, अगर कहीं जाम लगा होता है तो हम गलियों में से होकर निकल जाते हैं, तो ठीक ऐसे ही बैक्टीरिया भी क्या करेगा, हाईवे को छोड़ के गलियों में से होकर निकल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द अल्टरनेटिव पाथवे, ठीक है। अब हमें फोलिक एसिड तो बनाना ही बनाना है, तो वो कैसे बनेगा, बाय यूजिंग द अल्टरनेटिव पाथवे। जनरली एक सल्फोनामाइड अगर रेजिस्टेंस डेवलप कर गया तो सारे के सारे सल्फोनामाइड्स बेकार हो गए, फिर उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन से कोई मतलब नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है। एंड देयर इज नो क्रॉस रेजिस्टेंस, ठीक है। एक्सक्यूज मी। अगर हम बात करें फार्माकोकाइनेटिक्स की, तो जनरली दे आर कंप्लीटली एब्जॉर्ब फ्रॉम द जीआईटी। अगर आप इनको बात करें तो ओरल रूट से आप ले सकते हैं, ये स्टेबल हैं। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जो है वो 10% से लेकर 95% तक है, यानी कि अगर आप इसको ऐसे समझें तो जितना ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग उतना ज़्यादा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। यानी अब आप कोरिलेट कर सकते हैं, जो सल्फोनामाइड 7 डेज तक काम कर रहे थे, उनका प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कितना होगा, 95% होगा या 99 होगा, ठीक है। और जो शॉर्ट एक्टिंग थे, जिनका कि 4 घंटे तक ही असर था, वो उनका क्या होगा, 10-20% होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि जितना लॉन्गर एक्टिंग होगा उतना ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, जितना प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा लॉन्ग एक्टिंग होगा, ठीक है। इसके अलावा नॉन मैक्रोसोमल एंजाइम है एक एसिटाइल ट्रांसफरेज, ये इसको मेटाबोलाइज करता है लीवर में, और मेटाबोलाइज करके इसको डिग्रेड करके बाहर निकाल देता है, ठीक है। जो इनएक्टिवेटेड मेटाबोलाइट है वो यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाता है, बट ये जो मेटाबोलाइट है कभी कभी ये क्या करता है कि किडनी में जमा होने लग जाता है और आगे चलकर क्रिस्टल यूरिया जैसा कंडीशन कॉज कर देता है, ठीक है। तो इसलिए हमको ध्यान रखना है कि जो पेशेंट किडनी के हैं, जो रीनल जिनकी किडनी काम नहीं कर रही है ठीक से, या जिनको किडनी प्रॉब्लम है, ठीक है ना, उनको हम सल्फोनामाइड थोड़ा ध्यान से चलाते हैं, ठीक है। जनरली ये ट्यूब्यूल्स में रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। एडीआर की बात करें तो जनरली नोजिया, वोमिटिंग और एपिगैस्ट्रिक पेन जो है इसका कॉमन साइड इफेक्ट है। हम स्पेसिफिक की बात करेंगे, नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक तो आपको जब कभी कुछ ना याद आ रहा हो तो आप लिख दो, ठीक है। बट स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो क्रिस्टल यूरिया, दिस इज द स्पेसिफिक साइड इफेक्ट ऑफ सल्फोनामाइड, यानी कि यूरिन में क्रिस्टल्स बनने लगेंगे, ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, दिस इज द मेजर साइड इफेक्ट ऑफ सल्फोनामाइड। अराउंड 5% केसेस में आपको रैसेस हो जाता है, ट्रिकेरिया हो जाता है, एक्सफोलेटिव डर्मेटाइटिस हो जाता है, और
कुछ लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड्स हैं जो आगे चलकर कॉज करते हैं एसजे सिंड्रोम, इसको हम कहते हैं स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, ठीक है। तो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम क्या है, इसमें जो पेशेंट होता है उसके लिप्स और उसके जो ऊपर के चिक्स होते हैं ना, उनका म्यूकस इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है। दिस इज नोन एज एसजे सिंड्रोम। हेपेटाइटिस और एक बहुत इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट तीसरा हेमोलाइसिस। सल्फोनामाइड का एक फिक्स है, अगर G6PD पेशेंट कोई चला रहा है उसको, जिसको G6PD डेफिशिएंसी है, तो उसके अंदर हीमोलाइसिस होना फिक्स है। इसके अलावा छोटे बच्चों में अगर आपने सल्फोनामाइड चला दिया तो ये क्या करते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन को रिप्लेस करता है बिलिरुबिन और धीरे से खसक के चला जाता है आपके ब्रेन में, ठीक है ना। तो ये भी एक बहुत डेंजरस कंडीशन है। इंडिविजुअल सल्फोनामाइड्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर सल्फाडायाजिन जो है इट इज़ जनरली यूज्ड फॉर द नॉर्मल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। ओरल एब्जॉर्प्शन इसका अच्छा है और यूरिन के रास्ते बाहर हो जाता है। प्रेफर किया जाता है मेनिंजाइटिस के केस में इसको, ठीक है। तो इट इज़ अ चॉइस ऑफ ड्रग फॉर द मेनिंजाइटिस। सल्फामेथॉक्सोजोल की अगर हम बात करें तो इसका जो ओरल एब्जॉर्प्शन है दैट इज स्लोअर, एक्सक्रीशन भी, क्योंकि ये क्या है, मिडल एक्टिंग है ना, ठीक है। तो 12 घंटे तक काम कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा ट्राइमिथोप्रिम के साथ इसको कंबाइन किया जाता है फॉर द सिनर्जिस्टिक इफेक्ट एंड द लॉन्ग एक्टिंग, ठीक है ना। सल्फाडॉक्सिन जो है इट इज़ अ अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग, 1 हफ्ते तक ये काम कर सकता है। प्रोटीन बाइंडिंग इसकी बहुत ज़्यादा, मैंने पहले बता दिया आपको। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर द पायोजेनिक इन्फेक्शन, ठीक है। इसको आप कुछ सेलेक्टेड कंडीशन में चलाओगे, जैसे मलेरिया, निमोसिस्टिस जिरोवैसी इन्फेक्शन, जो कि आप कह सकते हो कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है, ठीक है। टॉक्सोप्लाज्मोसिस, इस कंडीशन में आप इसको चलाते हो। सल्फासेटामाइड जो है इट इज स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर द ऑप्थेल्मिक पर्पस। बच्चों में एक इन्फेक्शन होता है आंखों में जिसको कहा जाता है ऑप्थेल्मिया नियोनेटेरम, ठीक है। बच्चों के आंखों में कीचड़ आने लग जाता है, ठीक है ना, तो सिक्रेशन होने लग जाता है आइस का, ठीक है। तो दिस इज नोन एज व्हाट, ऑप्थेल्मिया नियोनेटेरम। वहां पर क्रीम आती है सल्फासेटामाइड की, आप लगाएंगे तो वो इन्फेक्शन ट्रीट होता है। इसके अलावा कंजक्टिवाइटिस में इफेक्टिवली काम करता है। मेफेनाइड जो है वो निमोनिया के केस में बहुत इफेक्टिवली काम करता है। पैरेलली सिल्वर सल्फाडाइजिन जो है वो मैंने आपको पहले बता दिया, इट इज़ इफेक्टिव इन द केस ऑफ बर्न, ठीक है। ये जो बर्न केसेस होते हैं उनमें माइक्रोबियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनकी जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम है, जो स्किन है, वो खत्म हो चुकी होती है। तो माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, फंगाई जो भी हैं वो आके अटैक करते हैं। तो वहाँ पर हम सिल्वर सल्फाडाइजिन यूज़ करते हैं टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन। यूजेस की बात करें तो इसका सबसे ज़्यादा यूज़ जो है वो है यूटीआई में, ठीक है, स्पेशली सल्फामेथॉक्सोजोल अलॉन्ग विद द ट्राइमिथोप्रिम। अब इसके अलावा मलेरिया में आप यूज़ कर सकते हो सल्फाडॉक्सिन एंड पैरामिथामिन कॉम्बिनेशन। टॉक्सिप्लाज्मोसिस में भी सेम कॉम्बिनेशन आप यूज़ करो, काम चलेगा, ठीक है। अब क्लोट्राइमोक्साजोल जो है इट इज़ अ वेरी गुड ड्रग, जिसमें सल्फामेथॉक्साजोल और ट्राइमिथोप्रिम है, और ये बहुत ही अच्छी ड्रग, अच्छा मॉलिक्यूल है, ठीक है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में जनरली हम सल्फासेलाजिन यूज़ करते हैं, ठीक है, 1 to 4 ग्राम इनिशियली, एंड फिर बाद में 6 घंटे पर 500 मिलीग्राम, ठीक है, ध्यान रखना 500 मिलीग्राम है, हाँ, ठीक है। उसके बाद सोडियम सल्फासेटामाइड मैंने बता दिया ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन के लिए है, और मेफेनाइड जो है वो, या सिल्वर सल्फा डायजिन जो है दैट इज़ फॉर द क्रीम, ठीक है, टॉपिकल इन्फेक्शंस, ठीक है। ट्राइमिथोप्रिम की अगर हम बात करें तो इट इज़ द केमिकल विच इज़ हैविंग नेम ट्राइमिथाइल बेंजाइल pyrimidine एनालॉग है ये, ठीक है। डायमिनोप्रिमिडिन एनालॉग भी कहते हैं इसको, एंड इट इज़ वेरी रिजेंबल विद द पैरामिथामिन, ठीक है। पैरामिथान से इसका रिजेंबलेंस ज़्यादा अच्छा है। अब कई बार कोट्राइमोक्साजोल और क्लोट्राइमाजोल ये कन्फ्यूज़न होता है, आप इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ करेंगे क्लोट्राइमोक्साजोल की, हम बात बिल्कुल नहीं करेंगे क्लोट्राइमाजोल की, ठीक है। तो याद रखिएगा, क्लोट्राइमाजोल नहीं, हम कोट्राइमोक्साजोल की बात कर रहे हैं। क्लोट्राइमाजोल जो है दैट इज़ अ एंटी फंगल क्रीम, ठीक है, ये एफ है यहाँ पर फंगल में, ठीक है, ओके। क्लोट्राइमाजोल जो है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राइमिथोप्रिम एंड सल्फामेथॉक्साजोल, ठीक है, एंड इट इज़ वेरी गुड ड्रग, ठीक है। अब काम कैसे करता है ये, तो जनरली अगर हम देखें तो ट्राइमिथोप्रिम जो है उसका जो सेंसिटिविटी है दैट इज़ 50,000 टाइम्स मोर देन द सल्फामेथॉक्साजोल, ठीक है। और ये ह्यूमन फॉलिक एसिड पाथवे को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करता, यानी कि अगर ह्यूमन का फोलेट सिंथेटेज पाथवे है तो उसमें ये बिल्कुल इंटरप्शन नहीं कॉज करता है। अब क्लोट्राइमाजोल काम कैसे कर रहा है, सॉरी, कोट्राइमोक्साजोल काम कैसे कर रहा है। कोट्राइमोक्साजोल, फिर से क्लोट्राइमाजोल नहीं, कोट्राइमोक्साजोल, बोलने में सेम लगेगा लेकिन दोनों जमीन आसमान का फ़र्क है। तो यहाँ पर पहला वाला ही पाथवे सेम है जो मैंने आपको बताया था,
पावा के साथ टेरेडिन मिलेगा, डाइहाइड्रोटेरोइक एसिड बनेगा, फिर डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज से बनेगा डाइहाइड्रोफोलिक एसिड, ठीक है, फिर टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बनेगा रिडक्टेज के प्रेजेंस में, एंड देन प्यूरिन सिंथेसिस, एंड लास्टली डीएनए सिंथेसिस। अब ट्राइमिथोप्रिम जो है इट इज मेनली टारगेटिंग किसको, DHFRase को, एंजाइम को, और सल्फोनामाइड जो है वो इन दोनों एंजाइम को टारगेट कर रहा है, डाइहाइड्रोटेरोइक एसिड को भी और सिंथेटेज को भी, ठीक है। तो दिस इज द मैकेनिज्म, बहुत सिंपल है, आप फ्लो डायग्राम याद कर लो, आपको मतलब अच्छे से कभी नहीं भूलोगे, ठीक है ना। ओके, तो अब कुछ जनरल पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, जनरली कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। सो जनरली अगर हम बात करें तो ट्राइमिथोप्रिम और सल्फामिथोक्साजोल ये दोनों अलग अलग बैक्टीरियोस्टैटिक हैं, लेकिन जैसे ही हम इन दोनों को मिलाते हैं, दोनों को चिपकाते हैं, ठीक है, तो दोनों को जोड़ते ही ये बैक्टीरिसाइडल बन जाता है। समझ में आ गया? यानी कि अगर आपने एक मॉलिक्यूल लिया ट्राइमिथोप्रिम, एक मॉलिक्यूल लिया सल्फामिथोक्साजोल, दोनों क्या हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक हैं, लेकिन जैसे ही आपने इन दोनों को मिलाया तो ये बैक्टीरिसाइडल हो जाते हैं, ठीक है, एंड दिस इज द रीजन। दूसरा एक बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, जनरली मैं बच्चों से जब डिस्कस करता हूं और उनसे पूछता हूं तो ये कन्फ्यूज़न रहता है, कैसे हम कॉम्बिनेशंस बनाते हैं ड्रग का, FDDC बनाते वक्त क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं, कोई फिक्स डोज ड्रग कॉम्बिनेशन बनाना है तो कैसे, ऐसे ही रैंडमली कुछ भी, चलो चिंटू तुम आ जाओ, पिंटू तुम आ जाओ और दोनों को मिला दिया, ऐसे तो नहीं होता होगा, कुछ तो लॉजिक होगा, साइंटिफिक बेसिस होगा, क्या साइंटिफिक बेसिस है उस पर ध्यान देते हैं। जनरली जब आप कोई दो ड्रग की बात कर रहे हो कंबाइन करने के लिए तो उनका हाफ लाइफ सेम या फिर आसपास होना चाहिए, मतलब 10-12 घंटे, एक का 10 हो, एक का 12 हो, एक का 8 हो, एक का 10 हो, ऐसा चलेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अब ये क्यों होना चाहिए, बिकॉज फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई ड्रग सुबह 8 बजे खाई और उसका हाफ लाइफ 10 घंटा है तो वो ड्रग शाम होते होते आपकी बॉडी से निकल जाएगी, और दूसरा जिसका हाफ लाइफ 24 घंटा है वो आपकी बॉडी में अगले दिन सुबह तक पड़ी रहेगी, ठीक है, तो इसकी वजह से आप अगला डोज जो है वो नहीं खा पाओगे। हाँ, तो इसीलिए कभी भी कॉम्बिनेशन करते वक्त आपको हाफ लाइफ का कंसेप्ट हमेशा दिमाग में रखना है कि उनका जो हाफ लाइफ है वो सिमिलर होना चाहिए, ठीक है। सिनर्जिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी बहुत अच्छा काम आएगा, ठीक है, यानी कि जब दो मॉलिक्यूल मिलेंगे तो दोनों मॉलिक्यूल मिलने से उनकी एक्टिविटी तो बढ़ जाएगी और डोज जो है वो कम हो जाएगा। अभी आप देखना, मैं डोज भी आपको बताऊंगा कितना डिफरेंस आ जा रहा है, ठीक है। जनरली यहाँ पर जो सिनर्जिज्म हो रहा है वो 20:1 के रेशियो में हो रहा है, यानी 20 पार्ट ऑफ सल्फामिथोक्साजोल एंड 1 पार्ट ऑफ द द ट्राइमिथोप्रिम, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये इसका इफेक्टिवनेस है सिनर्जिज्म का, ठीक है, और इसकी वजह से दोनों की MIC 6 टाइम्स तक रिड्यूस हो जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखिए आप। हाँ, जनरली अब सल्फामिथोक्साजोल का जो स्टैंडर्ड डोज हम लेते हैं कोट्रामेक्साजोल में, दैट इज 800 मिलीग्राम एंड 160 मिलीग्राम ऑफ द व्हाट ट्राइमिथोप्रिम। अगर आप देख लो तो 5:1 का वो है, ठीक है, यानी सल्फामिथोक्साजोल 5 गुना है किसके, ट्राइमिथोप्रिम के, ठीक है। TMP का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से ये बॉडी में ज़्यादा टिश्यूज़ के अंदर सर्कुलेट हो जाता है, ठीक है, और TMP ब्रेन को क्रॉस कर सकता है, प्लासेंटा को क्रॉस कर सकता है, लेकिन सल्फामिथोक्साजोल नहीं कर सकता, यानी कि जो ब्रेन के इन्फेक्शन स्पेशली मेनिंजाइटिस या फिर मेनिंजोकोकल इन्फेक्शंस जो हैं उसमें ये बहुत इफेक्टिवली काम करता है। ट्राइमिथोप्रिम का जो एब्जॉर्प्शन है सल्फामिथोक्साजोल के कंपेयर में ज़्यादा है। आपने अगर ध्यान हो तो प्रीवियस स्लाइड में हमने बात की थी कि इसका जो एब्जॉर्प्शन है सल्फामिथोक्साजोल का वो थोड़ा लो है, थोड़ा स्लो है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो TMP की प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जो है दैट इज अराउंड 45%, वेयर एज सल्फामिथोक्साजोल की जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है वो कितनी है, 65%, ठीक है। तो आप देखो कि ट्राइमिथोप्रिम की प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कम है, यानी कि ये जल्दी एक्ट करेगा, सल्फामिथोक्साजोल थोड़ा देर तक एक्ट करेगा, बट ट्राइमिथोप्रिम की पोटेंसी कंपेयर टू सल्फामिथोक्साजोल इज मच मोर ग्रेटर, अराउंड 5 टाइम्स, ठीक है ना। ट्राइमिथोप्रिम का मेटाबॉलिज्म भी लीवर में होता है, सेम जो मैंने पहले बताया था। अगर बात करें एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम की, तो जितने सल्फोनामाइड्स से बैक्टीरिया डरते थे या उससे उनका ट्रीटमेंट हो जाता था, क्योर हो जाते थे, उसके अलावा ट्राइमिथोप्रिम या इस कॉम्बिनेशन में और कौन कौन से एड ऑन हो जा रहे हैं, साल्मोनेला टाइफी जो टाइफाइड कॉज करता है, सेरेशिया, क्लेबेसिला एंट्रोबैक्टर, यर्सीनिया पेस्टिस, नीमोसिस्टिस जिरोवैसी, ये सारे खतरनाक टाइप के बैक्टीरियाज हैं जो कि
कौन कवर करता है? कोट्रामेक्साजोल, या आप कह सकते हो ट्राइमिथोप्रिम। ट्राइमिथोप्रिम की एफिकेसी है इतनी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। सल्फोनामाइड रेजिस्टेंट स्ट्रेन, अब सल्फोनामाइड आपने देखा था, याद होगा, स्टेप्टोकोकस ऑरियस, ई कोलाई, गोनोकोकस और मेनिंजोकोकस में काम नहीं कर रहा था, ठीक है, उसमें भी अब धीरे धीरे रेजिस्टेंस डेवलप होने लग गया। लेकिन जैसे ही ट्राइमिथोप्रिम आया, ठीक है, तो यहाँ पर इसकी एफिकेसी क्या हुई? बढ़ गई, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस था वहाँ पे भी रेजिस्टेंस खत्म होने लगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन है, इस वजह से इसमें रेजिस्टेंस डेवलप होने के चांसेस कम है। मैं ये नहीं कहता नहीं है, लेकिन कम है। अगर आपने रैशनल यूज़ नहीं किया, आपने इसकी थेरेपी टाइम से नहीं ली, आपने इसको यूज़ करते वक्त, चॉइस करते वक्त अगर आपने मतलब सजेशन नहीं लिया किसी क्लिनिशियन का या फिर किसी अच्छे डॉक्टर का, तो आपको फिर इसके जो है खामियाजा देखना पड़ेगा, ठीक है। जनरली क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो जनरली जो पुराने साइड इफ़ेक्ट थे, जैसे हीमोलाइसिस, G6PD डेफिशिएंसी और कर्निक टेरस और हाइपर सेंसिटिविटी और क्रिस्टल यूरिया, ये तो फिक्स थे। इसके अलावा कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे तो अगर फ़ायदा हो रहा है तो कुछ नुकसान भी हो रहा है, ठीक है। नुकसान क्या हो रहा है? यहाँ पर मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी द पेशेंट हु इज टेकिंग कोट्रामेक्साजोल इज वेरी prone to the megaloblastic anemia. What is megaloblastic anemia? तो जनरली ये फोलेट डेफिशिएंसी या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होने वाला एक इशू है, ठीक है। और इसकी वजह से आपके जो RBCs हैं उनका जो साइज़ है वो बढ़ जाता है, ठीक है। मेगलोब्लास्टिक इसलिए उसका नाम ही पड़ा, ठीक है। तो मेगलोब्लास्टिक जो है वो इसके RBC के साइज़ की वजह से, ठीक है। अब इसको ठीक करने के लिए आपको हो सकता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स साथ में लगाना पड़े, ठीक है, जिससे कि विटामिन B12 की जो है वो लेवल मेंटेन हो। प्रेगनेंसी में हम इसको नहीं लेते हैं, क्यों नहीं लेते हैं? बिकॉज इट इज़ टेराटोजेनिक। अब टेराटोजेनिक का मतलब है जो फीटस को हार्म करे, जो आपके जो अंदर फीटस है, बच्चा है, उसको हार्म करे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस ड्रग है, इसलिए इसको नहीं यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये नियोनेटल हेमोलाइसिस कॉज कर सकता है और आगे चलकर मिथोहेमोग्लोबिनेमिया भी कॉज कर सकता है। व्हाट इज दिस? दिस इज मिक्सिंग ऑफ व्हाट? द कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड, ठीक है। तो इसकी वजह से बॉडी धीरे धीरे ये ब्लूइश कलर की होने लग जाती है। जनरली जो पेशेंट हैं जिनको रीनल डिजीज़ है उनके अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यूरेमिया डेवलप हो जाए, ठीक है। आगे चलकर फीवर, रैसेज और बोन मैरो डिप्रेशन या हाइपरपेल्सिया जैसी कंडीशन भी देखने को मिलती है। एल्डरली में बोन मैरो टॉक्सिटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और कई बार कुछ डायूरेटिक्स अगर आपने कोट्रामेक्साजोल के साथ लगा दिए हैं, कोट्रामेक्साजोल के साथ अगर आपने डायूरेटिक्स लगा दिए हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाए, ठीक है, प्लेटलेट से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। बोन मैरो हाइपोप्लेसिया इज ऑल्सो सीन इन द केसेस, ठीक है। व्हाट आर द यूजेस? कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं तो देख लेते हैं। लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में आप यूज़ कर सकते हो, सिस्टाइटिस और क्रोनिक यूरिटियाई में। इसके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यूज़ कर सकते हो आप, चाहे वो लोअर हो चाहे अपर हो, ठीक है, सब जगह पर ये इफेक्टिवली काम करता है। टाइफाइड फीवर में बहुत इफेक्टिव है, बैक्टीरियल डायरिया में बहुत इफेक्टिव है, निमोसिस्टिस जिरोवैसी जनरली जो निमोनिया हो जाता है एड्स पेशेंट के अंदर, न्यूट्रोपीनिया हो जाता है, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। और कैंक्रोइड्स जो कि एक STD है उसके अंदर भी ये बहुत इफेक्टिवली काम करता है। सो थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।